हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी हसीन दिलरुबा को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, ये मूवी कनिका ढिल्लन ने लिखी है, जिन्होंने इससे पहले गिल्टी और जजमेंटल है क्या जैसी मूवीज लिख रखी हैं। और ये मूवी आपको पूरा टाइम एज पर रखेगी और जरा भी बोर नहीं होने देगी, और लास्ट में एक बहुत बड़ा झटका भी देती है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम इंडिया के एक गांव ज्वालापुर को देखते हैं, जहां एक लड़की रानी कश्यप कुत्तों को गोश्त खिला रही होती है। तभी वहां उसके घर में धमाका होता है। रानी भागते हुए घर के अंदर जाती है तो किचन के गैस सिलेंडर से धमाका हुआ होता है और उसमें उसका हस्बैंड ऋषु मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस वहां एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है और उन्हें बॉडी का बस हाथ ही मिलता है और पूरी बॉडी और किचन बुरी तरह से जल चुका था। और वो नोट करते हैं कि उसके सर पर चोट होती है, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि ब्लास्ट से पहले किसी ने सर पर किसी भारी चीज से मारा था। वो ये बात अपने हेड किशोर रावत को बताते हैं, जिसको शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है और इसकी वाइफ रानी ने करा होगा ये सब। अब हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां ऋषु अपने माँ बाप लता और ब्रिजराज के साथ दिल्ली में रिश्ते के लिए किसी के घर जा रहे होते हैं। ऋषु एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है और हम देखते हैं वो घर रानी का होता है। वो लोग आपस में गपशप कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि रानी को ज्वालापुर जाने का दिल नहीं होता, बाकी उसे ऋषु अच्छा लगता है। तभी रानी ऋषु को किचन में बुलाती है आपस में बात करने के लिए। वहाँ ऋषु चुप रहता है तो रानी खुद अपने बारे में बताने लगती है कि मैंने लिटरेचर पढ़ रखी है और वो एक पार्लर में मैनेजर है और उसे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। यह हमें रानी बोल्ड और ब्यूटीफुल दिखाई देती है और वो एक क्राइम नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की बहुत बड़ी फैन होती है। रानी ऋषु से उसकी हॉबीज का पूछती है तो वो बताता है कि बस छुट्टी वाले दिन पड़ोसी लोग मुझे अपने घर की फ्रिज और फैन ठीक करने के लिए बुला लेते हैं, बस यही है मेरी हॉबी। तभी रानी कहती है कि चलें आपकी हॉबी टेस्ट कर लेते हैं और वो अपने किचन के खराब फैन उससे ठीक करवाने लगती है और ये सब उसकी माँ लता देख लेती है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। जहाँ लता उन दोनों के रिश्ते से राजी नहीं होती, ऋषु कहता है कि मुझे रानी पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। फिर उन दोनों की बात पक्की हो जाती है और कुछ टाइम बाद उन दोनों की सिंपल सी शादी हो जाती है। और हम देखते हैं कि शादी से पहले ऋषु ने रानी के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा लिया होता है। अब हम देखते हैं ऋषु की मौत को 2 महीने हो चुके हैं और रानी अब तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है, जहाँ किशोर उससे वही सब पूछता है, अपने हस्बैंड का मर्डर क्यों किया, और रानी वही कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। किशोर से पूछता है कि तुम दोनों में कैसे रिलेशन थे। रानी कहती है वैसे ही कि जैसे मियाँ बीवी के बीच होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ऋषु शादी करके रानी को घर ले आया था और रास्ते में शदीद बारिश हो रही थी। रानी को ज्वालापुर पसंद नहीं आया था। तभी घर में रूम का डोर खुल जाता है और पानी अंदर आ जाता है तो ऋषु उसे साफ करने लगता है और ये देखकर रानी सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे रानी और लता में चाय और पकोड़ों को लेकर नोकझोंक होती है तो ऋषु खुद बाजार से पकोड़े और चाय लेने चला जाता है। अब रात में रानी ऋषु से पूछती है कि मुझसे पहले किसी लड़की को देखने गए थे, तो ऋषु बताता है कि हाँ, मीरा नाम की एक लड़की से मिला था और वो उसकी तारीफें करने लगता है, जिससे रानी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाने लगती है। तो ऋषु डर के टॉयलेट में छुप जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं जिनमें ऋषु और रानी दोनों एक दूसरे का दिल जीतने में लगे होते हैं। तभी एक रात इन दोनों में क्लोजनेस होती है, लेकिन रानी सेटिस्फाई नहीं होती और वो सुबह अपने घर वालों को शिकायत करती है कि क्यों मेरी अरेंज मैरिज करवाई, मैं बिल्कुल खुश नहीं। और उसकी ये सारी बातें ऋषि सुन लेता है और उसका मूड एकदम बदल जाता है। उसकी ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन वो फिर भी उस दिन ऑफिस चला जाता है और वो रानी को इग्नोर करने लगता है। एक दिन रानी उससे पूछ लेती है कि आखिर हुआ क्या है आपको, तो ऋषु बता देता है कि उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ऋषि रानी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए था, तो रानी 7-8 क्वालिटीज बताती है कि इस तरह का, जिस पर ऋषु कहता है कि ये सब क्वालिटीज एक में नहीं हो सकती और वो उसे सॉरी करता है कि उन सब के बजाय मेरा जैसा लड़का मिल गया। ऋषि उसे बताता है कि ऑफिस के बाद वो MBA क्लासेस लेने जाएगा तो वो उसका वेट ना किया करे। अब ऋषि रानी से ना बात करता था, ना उसके साथ बैठता था, दूर दूर रहता था और खाना तक अलग खाता था।
और दोनों में बस लड़ाइयां ही होती रहती थी। अगले दिन लता का भतीजा वहां आता है। वो सीजन में टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग के लिए ले जाता है। वहीं उसकी मुलाकात रानी से भी होती है। रात में लता ऋषु से शिकायत करती है रानी की, जिस पर ऋषु कुछ नहीं कहता तो नील नोट कर लेता है कि इन दिनों की आपस में नहीं बनती। अगले दिन रानी दिनेश पंडित का नॉवेल पढ़ रही होती है तो वहीं नील आ जाता है और वो भी दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ता है, तो इससे रानी इम्प्रेस हो जाती है। और एक दिन नील रानी से चाय का बोलता है तो वो किचन में चाय बनाने लगती है, जहां उसकी हेल्प ऋषु करने लगता है और उसके जाने के बाद वो चाय लेकर नील को दे देती है। चाय पीने के बाद वो उससे खाने की फरमाइश करता है, जिस पर पहली बार रानी किचन में खाना बनाने लगती है। अब इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और रानी नील से अट्रैक्ट होने लगती है और एक दिन उनमें फिर शुरू हो जाता है। एक दिन खाने के टाइम नील मटन खाने की फरमाइश करता है, जिस पर लता साफ मना कर देती है कि उसके किचन में मटन नहीं बनेगा। अगले दिन रानी बाजार जाती है और मटन ले आती है। लता किचन में मटन बनाने से मना कर देती है, जिस पर ऋषु घर का दूसरा बंद किचन रानी के साथ मिलकर रेडी करता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इंस्पेक्टर किशोर को ये लगता है कि रानी ने ही ऋषु का मर्डर किया है। उसने नील के साथ मिलकर ऋषु को किसी वेपन से मारा और नील को वहां से भगा दिया। बस अभी तक इंस्पेक्टर के पास उस बात का कोई सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर अब रानी से नील के बारे में पूछता है कि तुम दोनों का रिलेशन कैसा था। अब हम वापस से फ्लैशबैक देखते हैं, जहां रानी नील को बताती है कि वो उसके लिए मटन तैयार कर रही है। नील उसे बताता है कि वो 1 हफ्ते बाद दिल्ली चला जाएगा। रानी कहती है कि मैं अपने घर जाने के लिए वहां आऊंगी, फिर वहां से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नील उससे पूछता है कि ऋषु को तुम क्या बताओगी। रानी कहता है कि मैं उसे सब सच बता दूंगी। अब रात में रानी मटन तैयार करती है तो उसे पता चलता है कि नील अपना सारा सामान पैक करके फौरन रवाना हो गया है। रानी समझ जाती है कि नील ने बस उसके साथ धोखा किया है। रात में ऋषु रानी से सब सही करने की बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रानी ये सब उसके लिए कर रही है। रानी उसे सब बता देती है अपने और नील के अफेयर के बारे में। ऋषु कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद से वो खामोश हो गया था। अब प्रेजेंट में किशोर रानी से कहता है कि मुझे पता है तुमने और तुम्हारे लवर ने मिलकर ऋषु का मर्डर किया है, क्योंकि उसके सर पर किसी भारी चीज से मारने का निशान है। बस मुझे एक बार वो मर्डर वेपन मिल जाए, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे लवर को हवालात में बंद करके ही सुकून का सांस लूंगा। अब हम देखते हैं ऋषु दिल्ली के लिए निकलता है नील के पास। वहां पहुंचकर वो स्क्रू ड्राइवर से नील पर अटैक करता है, लेकिन नील मस्कुलर था तो वो ऋषु की धुलाई कर देता है। ऋषु रात में घर पहुंचता है तो रानी उससे माफी मांगती है और कहती है कि गलती हो गई है उससे, जिस पर ऋषु उससे गुस्सा होने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब अगले दिन नील के पेरेंट्स किसी रिलेटिव के घर जा रहे होते हैं और रानी अपना सामान पैक करके जा रही होती है और रिक्शा ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नील के दोस्त उसे तंग करने लगते हैं बाहर, क्योंकि नील ने उनको सब बताया हुआ था। ये देखकर ऋषु खुद बाहर आ जाता है और रानी को अंदर वेट करने के लिए कहता है और खुद रिक्शा रोकने लगता है। ये सब देखकर रानी को एहसास होता है कि वो गलती करने जा रही है। वो नील के लिए ऋषु को छोड़ के जाने वाली थी, जबकि ऋषु उसकी गलती की वजह से सबकी चुपचाप बातें सुन रहा था। तो रानी जाने से मना कर देती है और अपना सामान लेकर वापस अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ऋषु पहले जैसा नहीं रहा। वो जब भी रानी को देखता तो वो उसे और नील को इमेजिन करता और उसके दिल में अब रानी के लिए प्यार नहीं रहा था। वो उसको सजा देने लगता है, तो कभी पेपर सोप सीढ़ी पर फेंक देता है जिससे रानी स्लिप हो जाती है, तो कभी चूल्हे की गैस ऑन कर देता है जिससे रानी का हाथ जल जाता है। इसी तरह कुछ न कुछ चलता रहता है। फिर एक दिन रानी छत पर चढ़ जाती है और ऋषु से कहती है कि तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझे धक्का देकर मार डालो। ऋषु उसे धक्का देता है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था चली जाओ छोड़कर। रानी समझ जाती है कि वो उससे अभी भी प्यार करता है और वो उससे माफी मांगती है और अपना रिलेशन को फिर से शुरू करने का कहती है, जिस पर ऋषु मान जाता है और उन दोनों में सब कुछ वापस से ठीक होने लगता है। और अब घर में रानी और लता की भी बनने लगती है और फिर घर में सभी पहले की तरह सही हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इंस्पेक्टर किशोर को पड़ोस से पता चलता है कि उस दिन नील उनके घर आया था और कुछ देर बाद ऋषु भी घर आ गया था और उसके बाद रानी मार्केट के लिए निकल गई थी, लेकिन उन्हें वहां कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। फिर तभी किशोर को कॉल आती है कि उन्हें एक वीडियो मिली है उस दिन की जब नील ब्लास्ट के बाद वहां से भागा था। अब नेक्स्ट डे किशोर लाई डिटेक्टर रानी पर यूज करने के लिए उसे बुलाता है। रानी वॉशरूम जाने का कहती है और वहां जाकर वो अपनी चप्पल की कील ऊपर करके पहन लेती है, जिससे दर्द की वजह से उसकी हार्ट बीट पहले से ही तेज हो जाती है।
अब टेक्नीशियन उससे सवाल करता है और उससे उस दिन के बारे में पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। रानी बताती है कि उस दिन ऋषु के मॉम डैड किसी रिलेटिव की शादी के लिए दूसरे शहर में गए थे और उस दिन ऋषु ने अपने ऑफिस के दोस्तों को घर पर दावत दी थी। वो ऋषु को शॉप से कुछ सामान लाने भेजती है और वो जल्दी से वो सामान लेकर आ जाता है और घर में वो रानी और नील को देख लेता है। रानी कहती है कि ये कुछ बात करने आया है। ऋषु उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो रानी मार्केट चली जाती है और वहाँ उसकी कसाई से बहस हो जाती है कि उसकी नाइफ पर जंग लगा है तो वो मटन दूसरी शॉप से कटवाती है। फिर वो वापस आती है और कुछ बोटियां कुत्तों को खिलाने लगती है। तभी घर में ब्लास्ट होता है और वो देखती है कि ऋषु मर गया था। टेक्नीशियन किशोर को बताता है कि रानी की हार्ट बीट नॉर्मल सवालों में भी तेज ही थी, इसीलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा। तभी वो नोट करता है कि रानी लंगड़ा के चल रही है, तो वो उसकी चप्पलें उतरवाता है और वो देख लेता है कि दर्द की वजह से रानी की हार्ट बीट तेज थी, वो खुद को बचा रही थी। अब वो वापस से रानी पर लाई डिटेक्टर यूज करते हैं, लेकिन इस बार रानी खुद को कंट्रोल में रखती है और सब सवालों के सही जवाब देती है और इस बार भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। फिर मजबूरन उन्हें रानी का केस क्लोज करना पड़ता है और रानी को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं 5 साल के बाद का सीन, जहाँ इंस्पेक्टर किशोर का ट्रांसफर हो जाता है। तभी रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर दिनेश पंडित की नॉवेल पर पड़ती है, जिसकी बातें बार बार रानी इन्वेस्टिगेशन में बोला करती थी। तो उसे इंस्पेक्टर खरीद लेता है और उसे पढ़ने लगता है ट्रेन में। और हम वापस से फ्लैशबैक में वही ब्लास्ट वाले दिन देखते हैं जब ऋषु घर पर नील को देखता है। वो वहाँ इसलिए आया था क्योंकि ऋषु ने नील की कंप्लेन कर दी थी उस सोसाइटी में जहाँ वो रहता है और वो कहता है कि अब वो रानी की पिक्चर्स लीक कर देगा जो उसने ली थी जब दोनों का अफेयर था। ऋषु गुस्से में उसे मारने लगता है, लेकिन नील उस पर हावी हो जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी रानी किचन से मटन लेग पीस लाकर उसे नील के सर पर मारती है, जिससे वो मारा जाता है। अब वो दोनों घबरा जाते हैं उसकी मौत से। रानी पुलिस को कॉल करने का कहती है। ऋषु मना कर देता है कि इसकी मौत के लिए मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकता। हमारे बीच अब सब सही हो चुका है और अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब ऋषु उसे कहता है कि मैंने दिनेश का एक ही नॉवेल पढ़ा है, कसौली का कहर, हमें उसी तरह करना होगा। रानी उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ऋषु नील का एक हाथ काट देता है और अपना भी वही हाथ काट देता है और रानी सारा खून और एविडेंस मिटाने लगती है। ऋषु नील की जैकेट पहन लेता है और रानी पूरे किचन में केरोसिन छिड़क देती है और नील की बॉडी पर भी, ताकि उसकी बॉडी जल जाए। अब रानी मार्केट के लिए निकल जाती है और वो मटन का पीस कटवाकर कुत्तों को खिला देती है और ऋषु वहां आग लगाकर नदी से होकर वहां से निकल जाता है और कुछ देर बाद वहां ब्लास्ट होता है और उनके प्लान के मुताबिक नील की बॉडी पूरी जल जाती है और ऋषु का बस हाथ बचता है जो कि उड़कर किचन से बाहर आ गया था। ये सब पढ़कर किशोर हंसने लगता है कि ऋषु ने नील की बॉडी को अपनी बॉडी बनाकर केस ही घुमा दिया। हम लोग नील को ढूंढते रहे जो कि कभी मिलेगा ही नहीं और वो अब सब समझ जाता है, लेकिन उनका प्यार देखकर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। फिर हम देखते हैं रानी रेलवे स्टेशन पर होती है और वहां उसे ऋषु मिलता है और वो दोनों अब दूसरे शहर जाकर अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें प्लॉट और मर्डर दिनेश पंडित के मर्डर मिस्ट्री नॉवल से ली गई थी और इसी की मदद से वो बच भी निकलते हैं। वैसे तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी थी, लेकिन इसमें कुछ प्लॉट होल्स भी हैं और एक प्लॉट होल जो सबसे बड़ा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जो बॉडी ऋषु की मिली थी पुलिस को, फिर ऋषु की नहीं थी, नील की थी और उसके हाथ के टैटू से उन्हें लगा कि ये ऋषु की बॉडी है। आज के दौर में डीएनए टेस्टिंग तो होती ही है बॉडी की पहचान के लिए, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि बॉडी की पहचान नहीं की गई है। अगर बॉडी और हाथ की टेस्टिंग होती तो पता चलता कि दोनों अलग अलग इंसान के हैं और यहीं से केस क्लियर हो जाता। लाई डिटेक्टर से लेकर जासूसी दिमाग तक लगा दिया उन्होंने, पर बॉडी से हाथ मैच नहीं किया और लास्ट में उनके पास कोई सबूत नहीं बचा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।